160 हाँ का तो होगा ना 240 बायो। का होगा। 160 हाँ जी 160 तो कह रहा हूँ मैं। नहीं, वो केमिस्ट्री का 240 हमारा होता है कई 240 का होता है। गुड इवनिंग सर। अच्छा ऐसा है क्या? केमिस्ट्री का 240 का होता है? सर कई बार 240 का, नहीं कई बार सर बायो का होता है 160 का भी हो जाता है, 240 का दोनों का हो जाता है कई बार। ठीक है चलो जो भी है, अगर एक आ रहा है ना, अगर एक चैप्टर टेस्ट होता है ना तो नॉर्मली वो रहता है 160 बायो के अंदर। ठीक है 40 क्वेश्चन देंगे, 4 मार्क का एक, सिंपल। बाकी अगर कंबाइन हो रहा है देन या यू कैन पॉसिबली फाइंड कि स्कोर आपका बढ़ेगा फिर। सो सर इसका स्क्रीनशॉट भी भेजना है आपको, जैसे मैम को भी भेजते हैं ना। कौन सा स्क्रीनशॉट किस चीज का? मार्क्स का, स्कोर का। दैट इज नॉट, यस दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। जनरली आई गेट टू हैव योर स्कोर लेटर, भेज देना। बट नहीं बेटा, पेपर आई डोंट डिसाइड द पेपर व्हिच हैज टू बी गिवन, सो पहले वाला पेपर बोल रहे हैं शायद। चलो आगे बढ़ते हैं। Let's go ahead and let's start the content. All right. सर एक बार 17 क्वेश्चन बताओगे जो होमवर्क में था। शीतल आपको मैं बाद में उसका सॉल्यूशन भेजता हूँ, ठीक है? सेपरेटली आपको मैं टेक्स्ट करता हूँ सॉल्यूशन उसका। यस यस सर। सर। Okay, let's come over here. ये कुछ हम यहाँ पे देख रहे थे, इसको हम फटाफट यहाँ पे रिपीट करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं, जल्दी आगे बढ़ते हैं। मैं बस कुछ चीजें यहाँ पे लिखूंगा और कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, आप बस मुझे आंसर दे दीजिएगा ताकि हम फिर आगे बढ़ जाएंगे फटाफट इसके अंदर, ठीक है? सो आई राइट फर्स्ट ऑफ ऑल phenylalanine that has to be converted into your tyrosine, ट्रायोसिन। and then this will be happening with the help of the enzyme phenylalanine hydroxylase. सर एक बार चैट बॉक्स देखोगे, कुछ लिखा है किसी ने इतनी बड़ी सी। यस सर। मिस रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस सर। यस सर। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? यस सर। यस सर दिख रही है। यस। ठीक है, so I have a phenylalanine which converts into tyrosine with the help of my phenylalanine hydroxylase. ये आपके उस एंजाइम का नाम था। अब क्वेश्चन ये कि मेरा एंजाइम यहाँ पे ये बना कौन रहा है? So you have a gene over here, आपके पास एक यहाँ पे जीन होगा and that gene is known to make this enzyme. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो जीन है उस नाम का, उस जीन का मेरा नाम है, जीन फॉर्म है फिनाइलकेटोयूरिया। उसका जो यहाँ पे जीन है वो आपके लिए यहाँ पे एंजाइम बनाएगा। ये एंजाइम हम सबके अंदर बन रहा है और क्योंकि एंजाइम हम सबके अंदर बन रहा है तो आपको बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, दैट यू विल फाइंड योर phenylalanine is converted into your tyrosine. आपके यहाँ पे अमीनो एसिड आपका इस तरीके से बनेगा और ये जो आपके यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ये आपका एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ये होता है। अब आप ये सोच लो कि आपका जो जीन है आप ये काम नहीं कर रहा, assume that your gene is not working. So I'll just write over here gene and let's say it is not working over here. अगर मेरा जीन यहाँ पे काम नहीं करता then आपको दिक्कत क्या आती है? So the one thing you realize that amount of phenylalanine is going to increase in the body. इसका लेवल बॉडी के अंदर बिल्डअप होना यहाँ पे करेगा चालू। अब अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर बिल्डअप हो रहा है तो याद रखिएगा इट विल हैव सम कॉन्सिक्वेंसेस। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से होंगे कि ये जाके डैमेज करेगा आपके ब्रेन को, राइट? इट विल गो एंड डैमेज योर ब्रेन। सो ब्रेन को ये जाके करेगा आपके यहाँ पे डैमेज और क्योंकि ये जाके आपके ब्रेन को कर रहा है यहाँ पे डैमेज, सो यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट टू सी दैट दो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। पहली चीज मेंटल रिटार्डेशन, एक ये चीज आपको होते हुए यहाँ पे दिख जाएगी। दूसरी चीज इज गोइंग टू बी योर लैक ऑफ पिगमेंटेशन, लैक ऑफ पिगमेंटेशन। स्किन कलर। हाँ, लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन योर स्किन एंड हेयर। in your skin, स्किन एंड हेयर। skin and hair, skin and your hair. इसमें आपको पिगमेंटेशन देखने के लिए नहीं मिलेंगे।
स्टोरी को एक बार फिर सुन लो, रिपीट कर रहा हूँ। आपका एक जीन है, और ये भी याद रखना, ये जो आपका जीन है ना, ये कौन से क्रोमोसोम पे, ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे है, ठीक है। ये भी याद रख लेना कि आपके पास जो क्रोमोसोम नंबर 12 है उस पे एक जीन लगा हुआ है, और वो जीन का काम होता है बनाना मेरा एंजाइम फिनाइल एलिलिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम मेरा फिनाइल एलिलिन को, जो आपके बॉडी में नॉर्मली आपको मिलेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इनटू योर टायरोसिन, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे टायरोसिन में वो कन्वर्ट किया था, दैट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। अगर आपका जीन काम नहीं कर रहा, फॉर सम रीजन अगर आपका जीन यहाँ पे काम नहीं करता, देन व्हाट विल हैपन कि आपका फिनाइल एलिलिन का जो कंटेंट है आपके बॉडी के अंदर वो बढ़ता ही जाएगा। जो समझ सकते हो आपकी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसका लेवल आपका बॉडी के अंदर बिल्डअप होता ही रहता है। अगर इसका लेवल बॉडी के अंदर बिल्डअप हो रहा है, देन उससे क्या होता है, इट विल गो एंड डैमेज द ब्रेन सेल्स एंड दैट विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन एंड लैक ऑफ पिगमेंटेशन इन योर स्किन एंड हेयर। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती है इन माय फिनाइलकेटोयूरिया। याद रखना, ये आपका होता है क्रोमोसोम नंबर 12 के ऊपर आपका इसका जीन होता है, जो हम सबके अंदर भी है यहाँ पे फंक्शनल। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मैंने कल ही बताई थी आपको, कि दिस इज माय जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस इज गोइंग टू बी योर जेनेटिक डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या कह रहे हो बेटा आप? मेंडेलियन डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पे आपका रहता है। तो अगर आपका ये डिसऑर्डर जेनेटिक है, दैट मीन्स ये आपको बचपन से ही होगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ सालों का ये आपका डेवलप होगा, ये आपको अगर होता है तो आपको बचपन से आपको मिलेगा, एंड इट विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। याद रखना, एक जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करना इट्स लाइक नॉट पॉसिबल। जनरली यू डोंट सी पॉसिबल नहीं होता एक जेनेटिक कंडीशन को ट्रीट करना। आप उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हो, बट एक जेनेटिक डिसऑर्डर को कंट्रोल करना, उसको ट्रीट करना, राइट, नहीं कर सकते आप। यू हैव सम टेक्निक्स जो भी ट्रायल बेसिस पे, बट फिलहाल आप उसे नहीं कर सकते। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा एक सिंगल जीन जो मेरा यहाँ पे है, जो क्रोमोसोम नंबर 12 पे जो सिंगल जीन है मेरा यहाँ पे, कई सारे ट्रेट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे ये मेरा जीन एंजाइम बना रहा है, उसके साथ साथ ये जो मेरा जीन है ये इवन कंट्रोल करता है आपका पिगमेंटेशन को, पिगमेंटेशन ऑन योर स्किन एंड हेयर। उसके साथ साथ ये जीन आपका इवन आपका मेंटल ग्रोथ को भी यहाँ पे लाइक एक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि कंट्रोल कर रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रॉपी। ये जो मेरा जीन है मेरे सामने, दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रॉपी। सो इतना दिस जीन इज गोइंग टू बिकम एग्जांपल ऑफ योर प्लियोट्रॉपी। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि आपका फिनाइलकेटोयूरिया इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी अलोंग विद माय सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हम सेपरेटली एक बार फिर देखेंगे, बट याद रखना ये दोनों मेरे एग्जांपल बनते हैं मेरे प्लियोट्रॉपी के। इतना सबको क्लियर है यहाँ पे? इज दिस लाइक Yes, sir. Yes, sir. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अ स्लाइटली सेपरेट वे। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग। फिनाइलकेटोयूरिया इज माय autosomal recessive disorder. This is my autosomal recessive disorder. अब एक चीज आप यहाँ पे ध्यान से देखिए और इस चीज को आप समझिए। अगर यहाँ पे ऑटोसोमल लिखा है तो क्यों लिखा है? बिकॉज आपका जो क्रोमोसोम है वो है नंबर 12। यू नो कि जो मेरा जीन है यहाँ पे, वो जीन कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 12। अगर आप किसी को मालूम नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके जो पहले 22 पेयर होते हैं, द फर्स्ट 22 पेयर आर कॉल्ड एज माय ऑटोसोम्स। बिल्कुल सही, द फर्स्ट 22 पेयर आर कॉल्ड एज माय ऑटोसोम्स। और जो आखिरी जो आपका 23rd पेयर आपका जो रहता है, सेक्स क्रोमोसोम और योर एलोसोम्स। कोई भी टर्म आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जांपल जैसे कि आपको देख रहे हो आप यहाँ पे, दैट इज माय फिनाइलकेटोयूरिया। तो मैं इसको थोड़ा इस तरीके से आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। इसको आप यहाँ पे देखिएगा, समझिए। आपके पास यहाँ पे क्रोमोसोम है, राइट? दिस इज माय क्रोमोसोम नंबर 12 ओवर हियर। आपके सामने ये है मेरा क्रोमोसोम 12 और उसकी कॉपी आपके सामने है। आपका जो जीन है, आपका जो आपका बनाता है आपका एंजाइम फिनाइलकेटोयूरिया का जो आपका जीन है, अगर मैं कहता हूं इट इज गोइंग टू बी हैविंग कैपिटल P, दैट मीन्स द पर्सन विल बी नॉर्मल। ये बात आप समझिए यहाँ पे कि अगर यहाँ पे आपका डोमिनेंट एलील है इस पर्टिकुलर जीन का, देन आपको मिलेगा देखने के लिए कि आपका जो पर्सन होगा वो नॉर्मल होगा। हम सबके पास वेरी लाइकली विल हैव द कैपिटल P। हम सबका जो जीनोटाइप होगा वो आपका यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे आप एक बात समझिए, कैपिटल P मतलब यू विल हैव लाइक इट इज अ डोमिनेंट एलील, और स्मॉल p आपका जो यहाँ पे है दैट इज गोइंग टू बी माय रिसेसिव एलील।
नाम से बताइए, स्मॉल वाला मेरा यहाँ पे गया रिसेसिव एलील। तो अगर किसी का जीनोटाइप ऐसा है देन दैट पर्सन विल बी माय नॉर्मल। उसके दोनों एलील वहां पे डोमिनेंट है, डोमिनेंट एलील वहां पे है और उसके अंदर एंजाइम वो बनेगा। अब आप मुझे सोच के बताओ, अगर आपकी कंडीशन कुछ ऐसे होती है, इफ यू हैव अ कंडीशन, आप मत बताओ मैं बता दूंगा, इफ यू हैव अ कंडीशन वेयर विल गेट टू सी कि आपके पास है स्मॉल पी एंड स्मॉल पी। अगर आपको ये कंडीशन देखने के लिए मिलती है देन वहां पे क्या होगा? अगर किसी बच्चे के अंदर आपको ये कंडीशन मिलती है जहां पे दोनों ही एलील मेरे रिसेसिव हैं, अगर मेरे दोनों ही एलील यहाँ पे रिसेसिव होंगे देन आई कैन से दैट पर्सन विल बी अफेक्टेड। इसके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए फिनाइलकीटोयूरिया वाला कंडीशन मुझे मिलेगा देखने के लिए। अगर मुझे दोनों ही एलील मुझे मिलते हैं यहाँ पे रिसेसिव देन ओनली आई विल गेट टू सी दैट अ पर्सन विल बी सफरिंग विद द फिनाइलकीटोयूरिया। इसलिए देखो यहाँ पे दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। दोनों एलील आपके रिसेसिव होने चाहिए, दोनों आपके जो एलील यहाँ पे वो आपके अगर रिसेसिव म्यूटेंट होते हैं यहाँ पे तभी आपको वहां पे कंडीशन आपको मिलेगी देखने के लिए, तभी आपको डिजीज वहां पे देखने के लिए मिलती है, और एल्स आपका कंसर्न यहाँ पे नहीं होता। हाँ जी बेटा बोलिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, आपको अनम्यूट करने की जरूरत, मतलब आपको अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू। सर इनमें से दोनों में से कोई एक बिग गया और दूसरा स्मॉल है तो? हाँ तो अब मुझे देखो बच्चे बताएंगे, मुझे यहाँ पे बच्चे बताएंगे उसका आंसर क्या होगा। अगर आपके पास होती है कंडीशन यहाँ पे एक आपके यहाँ पे कैपिटल पी और दूसरा आपके यहाँ पे स्मॉल पी, मुझे बताओ इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, क्या होगा इस कंडीशन में, क्या हो जाएगा फिर, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी इसके अंदर बताइए। अगर आपके पास ये कंडीशन है तो क्या होगा, उसे डिजीज होगी या नहीं होगी? नो सर। नो सर। लोग नो कह रहे, वो होता है कि नो क्यों यहाँ पे डिजीज नहीं होगी? सर कैपिटल पी डोमिनेंट है। बिल्कुल सही, कैपिटल पी आपका यहाँ पे डोमिनेंट है और वो स्मॉल पी को एक्सप्रेस होने नहीं देगा। आपका कैपिटल पी कभी भी स्मॉल पी को एक्सप्रेस होने ही नहीं देगा, एंड दैट इज व्हाई यू गेट टू रियलाइज कि ये जो मेरे यहाँ पे पर्सन होगा दैट पर्सन विल बी अ नॉर्मल पर्सन। तो अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन अगर आपको दिखती है इसके अंदर तो वो पर्सन नॉर्मल होगा, उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ना ही पिगमेंटेशन की कोई दिक्कत आएगी, ना ही कोई मेंटल रिलेशन की दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल पी सुन लिया करो भैया, सुनो, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी हैविंग द कैपिटल पी एंड बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल पी वो अपने आप को वहां पे एक्सप्रेस करेगा एंड यू विल नेवर फाइंड देयर विल बी एनी काइंड ऑफ कंडीशन ओवर देयर। अब आपका अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि उसके बच्चे को कुछ हो सकता है क्या, अब आप सोचो अगर ऐसा कोई फादर है, assume that there is a father over here जिसका जीनोटाइप आपके यहाँ पे कैपिटल पी स्मॉल पी, ये फादर का जीनोटाइप है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ मदर कैसी होनी चाहिए तब आपके बच्चे को डिजीज होगी, हाउ द मदर शुड बी? सर होमोजाइगस रिसेसिव। हाँ अगर मदर आपकी होती है होमोजाइगस रिसेसिव तो आपके बच्चे को डिजीज होने के चांसेस है, या फिर अगर आपकी मदर ऐसी भी होती है ना कैपिटल पी स्मॉल पी हेटेरोजाइगस तब भी बच्चे को डिजीज हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी मदर इस तरीके से रहेगा, इफ द मदर इज गोइंग टू हैव दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप, तो समझिए यहाँ पे क्या होगा, फादर के एंड से समझो आपका आ गया यहाँ पे स्मॉल पी, और मदर के एंड से अगर यहाँ से आपका आता है स्मॉल पी देन यू कैन हैव अ कंडीशन ऑफ योर डिजीज कंडीशन आपको देखने के लिए मिलेगी। अब जनरली क्या होता है जिनके अंदर डिजीज कंडीशन मिलती है ना, दे जनरली डोंट गो वो मैरिज, like they don't go into a like this event of marriage, right? They don't really undertake the marriage. तो ये कंडीशन के साथ मैरिज वाला चीज थोड़ा अनलाइकली है, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि मदर हेटेरोजाइगस है फादर हेटेरोजाइगस है, मतलब दोनों नॉर्मल है, दोनों के दोनों यहाँ पे आप करेंगे यहाँ पे नॉर्मल, मदर भी आपके यहाँ पे नॉर्मल रहेगी, फादर भी आपके यहाँ पे नॉर्मल रहेगा, बट चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है, आपके 25% चांस है कि आपका जो बेबी यहाँ पे होगा दैट इज गोइंग टू बी अफेक्टेड वन, ये आपके यहाँ पे हो सकता है। आप सब लोग एक बात यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है मेजॉरिटी ऑफ देम आर माय ऑटोसोमल रिसेसिव, मेजॉरिटी ऑफ योर जेनेटिक डिसऑर्डर आर गोइंग टू बी योर ऑटोसोमल रिसेसिव, और क्योंकि ये मेरे डिसऑर्डर ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं इसलिए याद रखना इनके पॉपुलेशन में मिलने के चांसेस कम होते हैं, ये रेयर कंडीशन होती है बेटा, ये हमेशा आपको नहीं मिलेगी, वेरी रेयरली यू गेट टू सी सच काइंड ऑफ डिसऑर्डर। तो 10,000 लोगों में आपको 2 लोग मिल जाएंगे, दैट इज काइंड ऑफ कंडीशन यू गेट टू सी, ठीक है। तो ये बात याद रखना यहाँ पे आप लोग ध्यान से कि आपके अगर बेबी को ये अफेक्टेड कंडीशन है तो याद रखना ये आपका जो एलील आ रहा है
ये दोनों साइड से आ रहा है, फादर से एक आ रहा है, मदर से एक आ रहा है, मतलब फादर या फिर कैरियर है या फिर अफेक्टेड है। अफेक्टेड के तो चांसेस कम रहते हैं, तो फादर मेरा यहाँ पे कैरियर होता है ये एलील का, मदर यहाँ पे कैरियर है इस एलील की, एंड नाउ आई कैन सी ओवर हियर बेबी को यहाँ पे अफेक्शन, यहाँ पे बेबी इज गेटिंग अफेक्टेड ओवर हियर। ठीक है, समझ आ रही है डिजीज कैसे आगे बढ़ रही है फैमिली के अंदर? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, Yes, sir. क्वेश्चन हो तो पूछ लो, हैंड रेज कर रहे थे कुछ बच्चे, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अपना, यू डोंट हैव टू लाइक रेज योर हैंड्स। ठीक है, सो नाउ दिस इज माय ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, जो हमने बात किया फिनाइलकेटोयूरिया का। मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं, यू कैन हैव समथिंग लाइक माय सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो तुम आगे पढ़ोगे डिसऑर्डर एक और आपने यहाँ पे होगा, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये भी आपकी कंडीशन जो आपकी होती है यहाँ पे, इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके बारे में आप बाद में आराम से देखोगे, इसका जो जीन होता है वो होता है ऑन द क्रोमोसोम नंबर 7, समथिंग विल सी दैट लेटर। तो इतना याद रखना अबाउट द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इतना याद रखना इन टर्म्स ऑफ माय योर प्लियोट्रोपी एंड फिनाइलकेटोयूरिया, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। नाउ नेक्स्ट चीज जो हम यहाँ पे समझेंगे देखेंगे, दैट इज गोइंग टू बी अबाउट माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस। ये चीज हमें यहाँ पे अब समझनी है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, यहाँ पे कुछ सवाल है जिसके आप आंसर देंगे तो आपको समझने में यहाँ पे आसानी होगी। पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे यह है कि आपने देखा कि ग्रेगर मेंडल ने हमें काफी चीजें बताई। मेंडल ने हमें बताया अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आपका मेंडल ने आपको बताया। मुझे ये बताइए कि मेंडल जीन्स की जगह क्या टर्म यूज करता था? फैक्टर्स को टर्म यूज करता। तो अगर आपको याद हो तो मेंडल हमेशा बोलता था दैट फैक्टर्स मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फैक्टर्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, राइट? दैट इज समथिंग यूज्ड टू से। देन यूज्ड टू से दैट द एलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर can form all possible combinations and can give you the new recombinant can be found or a new phenotype can be seen, जो उसने बात किया था in the law of independent assortment के अंदर। तो आपने देखा है कि मेंडल ने काफी बातें की थी। उन्होंने बात किया था about the law of segregation के बारे में उन्होंने बात किया था, जिसमें वो फैक्टर का जिक्र कर रहे थे। He was discussing about the independent assortment का वो बात कर रहे थे, जिसमें वो फैक्टर्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। अब आप ये बात मुझे बताओ, क्या ग्रेगर मेंडल बता पाया था कि फैक्टर्स होते कहाँ पे? No, sir. बिल्कुल नहीं। ग्रेगर मेंडल वाज नॉट एबल टू टेल अस कि बेसिकली आपके फैक्टर होते कहाँ पे, कभी वो इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं कर पाया था, लाइक ही कुडंट टेल एनीवन। ये एक रीजन भी था, अगर आपको याद हो तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से मेंडल के वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। दिस वाज वन ऑफ द रीजन एज वेल, कि फैक्टर्स का प्रेजेंस कहाँ है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, किसी को कोई आइडिया था नहीं। ये सिर्फ उसका स्कूल ऑफ थॉट था कि यार फैक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट करते हैं, and because of that his work was also not accepted over there at that point of time. Now understand one thing, what we understand in chromosomal theory of inheritance। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपके यहाँ पे थ्योरी है ये आपको दी गई थी by two scientists, one is by Sutton and Boveri। इन दो साइंटिस्ट ने 1903 के अंदर आपको दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब समझो इन्होंने बेसिकली बोला क्या था, या हमें क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने सामने रखी थी। एक्सक्यूज मी, इन्होंने ये बोला था यहाँ पे कि आपके जो फैक्टर्स सेग्रीगेट कर रहे हैं, आपके जो एलील्स यहाँ पे सेग्रीगेट कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके एलील नहीं है, वो आपके क्रोमोसोम्स हैं। ये चीज बताई थी आपके सटन एंड बोवरी ने। सटन एंड बोवरी ने बेसिकली आपको ये बताया था कि जो भी मेंडल ने बोला था कि आपके फैक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहे हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन दे आर गेटिंग सेपरेटेड, during like in the independent assortment he said that they can form all possible combinations। so जो भी उन्होंने बात किया था फैक्टर या एलील को लेके, बेसिकली क्रोमोसोम्स होते हैं जो आपके सेग्रीगेट करते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपके एक जनरेशन में से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। तो सटन एंड बोवरी ने बेसिकली हमें बताया था कि फैक्टर्स आर लोकलाइज्ड ऑन क्रोमोसोम्स। इन्होंने बेसिकली ये बोला था कि आपके जो फैक्टर्स होते हैं, आपके जो जीन्स होते हैं, आज की टर्म में जो आपके जीन्स होते हैं, दे आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स आपके होते हैं जो आपके बिहेव करते हैं इन सेग्रीगेशन एंड इन योर मूवमेंट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ये चीज सटन एंड बोवरी ने हमें बताई थी इन द 1903 एंड दैट वाज माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
तो इसको हम इस तरीके से मैं यहाँ से कह सकता हूँ, इसको सिंपल भाषा में कह सकता हूँ दैट chromosomes physically carry genes. ये स्टेटमेंट आपको मिला था फ्रॉम योर सर्टेन एंड ओवरी. क्रोमोसोम्स से आपके फिजिकली जीन्स को कैरी करते हैं. यही होते हैं जिनके ऊपर जीन्स लगे होते हैं, और यही जीन्स आपके एक जनरेशन में से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, और यही जीन्स आपके जाते हैं, लाइक यही जीन्स जाते हैं ड्यूरिंग योर गैमेट फॉर्मेशन एज वेल. सो ये स्टेटमेंट आपको मिला था बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय माय सर्टेन एंड ओवरी. क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है कि ये स्टोरी क्या हो रही है यहाँ पे? Yes. Right? So please understand the story actually tells you over here that certain ovary actually told us that chromosomes are the one जिनके ऊपर आपके जीन्स होते हैं, and chromosome आपके वो होते हैं जो आपके करते हैं segregation. यही वो आपके होते हैं जो आपके मूव करते हैं from one generation to another generation. तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है. बेटा बोलो. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करना. तो हाँ, यहाँ पे सिग्नल से तो सुनाई नहीं दिया मेरे को. अच्छा, हाँ ठीक है बेटा. यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, हमने देखा था यहाँ पे कि आपके जो मेंडल होता है उसने फैक्टर्स के बारे में बात किया था कि फैक्टर्स आपके मूव करते हैं, राइट. लेकिन वो ये तो बता नहीं पाया था कि फैक्टर्स होते कहाँ पे. He couldn't tell us कि यार फैक्टर्स बेसिकली आपके होते कहाँ पे, कहाँ आपको मिलेंगे देखने के लिए, है ना. लेकिन आपके जो सर्टेन एंड बोवरी थे ये हमें बता पाए थे कि वो जो फैक्टर्स की जो बात कर रहा था ग्रेगर मेंडल, वो एक्चुअली में आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर होते हैं, और क्रोमोसोम्स आपके मूव करते हैं आपके जनरेशन टू जनरेशन के अंदर. फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आपके क्रोमोसोम्स जाते हैं. दैट्स वन थिंग दे वर एबल टू टेल. और इन्होंने बताया था कि क्रोमोसोम्स होते हैं आपके जो आपके करते हैं सेग्रीगेशन, एंड दे आर द वन हु शोज यू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. यही वो होते हैं जो आपका सेग्रीगेशन शो करते हैं. ये होते हैं आपके वो जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं. ये चीज आपको बताई थी सर्टेन एंड बोवरी ने. दैट इज समथिंग दे टोल्ड अस. इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट उनका एक सिंपल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट क्रोमोसोम फिजिकली कैरी जीन्स. ये उनके काम की वजह से ही हमें पता चला था. अब तक हमें पता नहीं था. अब तक जो भी मेंडल ने बोला था वो सही बोला था, लेकिन वो जीन्स होते कहाँ पे वो हमें इनके काम की वजह से यहाँ पे पता चला. ठीक है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, अ पर्सन हु इज अफेक्टेड बाय ऑटोसोमल डिसऑर्डर दे डू नॉट अटेन मलेरिया इन द लाइफ टाइम. ये बेटा आप उसकी बात कर रहे हो क्या? यू आर टॉकिंग अबाउट दिस सिकल सेल एनीमिया. ठीक है, वो तो बेटा सेपरेट हम अलग से देखेंगे ना. और ये ऐसा नहीं, अच्छा अगर आप ऐसा करो कि जिसको भी ऑटोसोमल कंडीशन होती है उसको मलेरिया नहीं होता, नहीं ऐसी बात नहीं है. यू डोंट गेट टू सी सच थिंग. ये सिकल सेल में यू हैव एडवांटेज ओवर देयर, समथिंग यू गेट टू नो दैट लेटर. सर क्या मेडल फिलोसोफर ये क्या बेटा? व्हाट इज मेडल फिलोसोफर? ठीक है कोई बात नहीं, चलो. मेंडल फिलोसोफर था. मॉन्क था बेटा, मॉन्क था. He was a monk. He was a monk who was also a teacher, right? And was someone who was into experimentation. के अंदर वो काफी इंटरेस्ट शो करता था. Basically monk था, फिर उसने बाद में टीचिंग चालू किया था. That was the thing. All right. So now let's see few things over here. अब यहाँ पे इस थ्योरी को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं कि यार ये सब चालू कैसे हुआ था. तो आप मुझे ये बताओ कि जब आपका आया था, जब आपका मेंडल ने अपना काम पब्लिश किया था, इतना याद रखना पहले कि वो टाइम पे आपका इतना माइक्रोस्कोप एडवांस नहीं होते थे. वो टाइम पे आपके माइक्रोस्कोप जो हुआ करते थे वो टाइम पे वो आपके ज्यादा एडवांस नहीं होते थे. सो बेसिकली याद रखिएगा, वन थिंग यू हैव टू नो, विद द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी, विद द एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी आपकी काफी सारा चीजें आपको यहाँ पे पता चली. अगर आपसे कोई पूछता है कि यार ये सब पता कैसे चला, तो याद रखना इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन द माइक्रोस्कोपी. आज की डेट में अगर आप देखते हो तो आपके स्कूल के अंदर यू गेट टू सी योर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उसके अलावा और भी कई सारे होते हैं, कॉनफोकल, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है. सो जैसे जैसे आपका माइक्रोस्कोपी एडवांस होता गया, आपको सेल और उसके अंदर की चीजों के बारे में ज्यादा पता लगते गया. तो जैसे आपका एडवांसमेंट हुआ, सो पीपल वर एबल टू अंडरस्टैंड सेल्स वेरी वेल. लोगों को सेल्स के बारे में पता लगने लगा. दे अंडरस्टूड सेल्स के बारे में पहले पता था, लेकिन अब पता चला कि सेल्स के अंदर जो कंटेंट होता है वो आपका मूव करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन. दैट हैपेंस. देन बाद में लोगों को पता चला दैट सेल आल्सो हैज अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज नोन टू हैव समथिंग. ये भी बाद में लोगों को पता चला दैट यू सेल इज गोइंग टू हैव द न्यूक्लियस.
और न्यूक्लियस के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। अगर मैं ये आपको न्यूक्लियस बनाता हूँ और अगर मुझे इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है तो क्या हो सकता है? DNA डीएनए, राइट? और यू कैन कॉल इट एज अ क्रोमैटिन एज वेल, कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हो। तो ये बात भी लोगों को पता चली दैट सेल के अंदर यू हैव अ क्रोमैटिन व्हिच कैन अल्टीमेटली फॉर्म क्रोमोसोम, जो आपका क्रोमोसोम बनाता है बाद में। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। स्लोली लोगों को सेल के बारे में पता लग रहा था। जब लोगों को क्रोमोसोम के बारे में पता चला तब पता चला कि यार क्रोमोसोम आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। उनके रोल को लेके लोग क्लियर नहीं थे। लोगों को क्या लगता था कि प्रोटीन इज समथिंग व्हिच कैन बी जेनेटिक मटेरियल। याद रखना, लोगों को लगता था प्रोटीन इज गोइंग टू बी जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अगर देखोगे ना तो प्रोटीन एक स्लाइटली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अगर आप प्रोटीन देखते हो तो उसमें 20 अमीनो एसिड लगते हैं, सो इट इज अ मच मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। सो पीपल यूज्ड टू थिंक यार ये शायद होगा आपका जेनेटिक मटेरियल, बट बाद में पता चला था कि वो नहीं है, डीएनए। बट याद रखना, सो न्यूक्लियस आपको उनको मिला, दे सॉ इन द न्यूक्लियस, दे सॉ द क्रोमोसोम, एंड देन व्हाट एक्चुअली हैपेंड। नाउ लेट्स ट्राई टू सी व्हाट सर्टेन डिड। अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं कि सर्टेन ने यहाँ पे क्या किया था। सो लेट मी जस्ट ऐड अ स्लाइड ओवर हियर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टेन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या था। सो सर्टेन वाज समवन हु वाज स्टडीइंग दिस इंसेक्ट, और वो इंसेक्ट का नाम यहाँ पे था आपका ग्रासहॉपर। सो सर्टेन वाज स्टडीइंग दिस इंसेक्ट, और वो आपका इंसेक्ट है यहाँ पे ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर तो आप सबने यहाँ पे देखा ही है। बाय द वे, हैव यू सीन अ स्पाइडर इन हिमाचल? लाइक ऑब्वियसली देखा ही होगा, बट हैव यू सीन? यस सर। Yes sir. कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं होते वहां के स्पाइडर? Yes Yes, तुम लोग शायद कंपेयर करवा ना करवा, लेकिन यहाँ पे कभी आपको ऐसे स्पाइडर नहीं दिखते। इफ यू हैव सीन द स्पाइडर ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइक इन योर होम, सर मॉडरेट होते हैं। क्या मॉडरेट साइज के होते हैं। मॉडरेट? वो मॉडरेट साइज नहीं है सात्विक। इफ यू कम एंड सी ओवर हियर ना, लाइक यू हैव स्पाइडर लाइक व्हिच आर दिस बिग एक्चुअली। इतने बड़े बड़े स्पाइडर होते हैं, लाइक इट इज अ पर्टिकुलर स्पीशीज ओवर सर देयर। जंगल में मिलते हैं वो तो। क्या? नहीं यार, क्या बात। सात्विक, Yes, सात्विक वो कौन मिलते हैं। से सिटी से हो आप? कौन से हिमाचल में कहाँ से हो आप? सर बिलासपुर। बिलासपुर है। बिलासपुर में तो थे नहीं, बिलासपुर में सरका घाट में देखे थे। पालमपुर में यू गेट टू सी दैट, यू गेट टू सी दैट। सर बिलासपुर में मिलते हैं। So सर मेरे घर में मिल जाएंगे। someday, ठीक है। So yeah, so Saturn वो यहाँ पे क्या कर रहा था? Let's see this. Saturn यहाँ पे क्या कर रहा था? Saturn was studying grasshopper. He was studying grasshopper over here. अब जब वो grasshopper को यहाँ पे समझ रहा था, उसे यहाँ पे सीख रहा था, याद रखना grasshopper के जो diploid cells होते हैं ना, उसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए 24 chromosomes. You will get to see 24 chromosomes. राइट? तो अगर आपको उसमें 24 क्रोमोसोम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो याद रखना बेसिकली ग्रासहॉपर विल हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ग्रासहॉपर मिलेंगे आपको देखने के लिए 12 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको मिलते हैं देखने के लिए। अब वो उनको वहां पे स्टडी कर रहा था, तो उसने पहले उनके सोमैटिक सेल को देखा कि यार कितने क्रोमोसोम है, वो सब वहां पे देख रहा था। फिर उसने देखा कि अब मैं गैमेट को स्टडी करूंगा। फिर ही डिसाइडेड टू स्टडी द गैमेट्स ऑफ द ग्रासहॉपर। तो जब वो गैमेट को स्टडी कर रहा था तो उसने कुछ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखी। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये देखी दैट ईच गैमेट वाज हैविंग 12 chromosomes. Each gamete was having over here 12 chromosomes. 24 थे 2n, और यहाँ पे आपके हर एक गैमेट में आपको 12 क्रोमोसोम मिल जाते हैं। तो सटन ने यहाँ पे क्या बोला? सटन एक्चुअली सेड that chromosomes over here are getting segregated. Chromosomes are getting segregated during gamete formation. During gamete formation. अब जब उसने ये चीज बोली तो उसे ये रियलाइज हुआ कि ऐसे ही कुछ चीजें आपके ग्रेगर मेंडल ने भी बोली थी। बट बात ये थी कि ग्रेगर मेंडल ने जब ये बात बोली थी तब उसने फैक्टर का टर्म यूज किया था, उसने क्रोमोसोम का टर्म यूज नहीं किया था। सो व्हाट सटन एक्चुअली रियलाइज कि जो भी चीजें यहाँ पे हो रही है, जो भी आपके यहाँ पे सेग्रीगेशन यहाँ पे हो रहा है, जो भी आपका पास हो रहा है गैमेट्स के अंदर, वो चीजें यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स, और यही चीज ग्रेगर मेंडल ने बोली थी एज अ फैक्टर। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही रियलाइज कि जो भी मेंडल कह रहा था इट वाज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, एंड दैट इज व्हेन ही गिव द थ्योरी ऑफ माय क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो जब वो ग्रास ओवर के गैमेट्स का स्टडी कर रहा था, याद रखना दीस आर माय गैमेट्स ओवर हियर, जब इनके गैमेट्स को स्टडी कर रहा था तब उसे ये रियलाइज हुआ दैट बेसिकली आपके जो क्रोमोसोम्स है वही कैरी करते हैं आपके जीन्स को, राइट? अभी तक हमें मालूम नहीं था, बट ये सब देखने के बाद उसे पता लगा कि आपके जो जीन को जो कैरी करते हैं आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड यही वो बिहेवियर शो कर रहे हैं जो आपका फैक्टर शो करता था मेंडल के हिसाब से।
So that is when he was able to discover not discovered, he was able to give the theory of inheritance, chromosomal theory of your inheritance. सटन का काम क्या था आपको यहाँ पे याद रखना है. बोवरी का काम मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको. That बोवरी was doing the same kind of thing, but वो दूसरे एनिमल में कर रहा था. सर ये वाला पार्ट के एनसीईआरटी में नहीं है. हाँ नहीं है, बड़ी तुम्हें मालूम रखना पड़ेगा. You have to know this story. ठीक है. एनसीईआरटी में बोला कुछ डायरेक्ट से बताइए. So just try to know the basic story over there. ठीक है. Bovary is something who did the same thing in my sea urchin. He did the same thing for your sea urchin. ये जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने बेसिकली किया क्या था एंड व्हाट वाज दिस पर्टिकुलर थ्योरी. दैट्स व्हाई बोवरी ने सेम इवेंट किया था आपका सी अर्चिन के अंदर एंड वहां पे उसने गैमेट स्टडी किए थे और उसने भी बोला था कि यार ये तो आपका वही हो रहा है जो आपका मेंडल ने बोला था ऑन क्रोमोसोम्स. इतना याद रखना, दोनों ने अपनी थ्योरी दी थी इंडिपेंडेंटली. दोनों ने ऐसा नहीं कि साथ में मिलकर काम किया था, दोनों ने अपनी थ्योरी दी थी इंडिपेंडेंटली. इन द 1903 दे गिव दिस थ्योरी ऑफ माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस. इतना स्टोरी यहाँ पे क्लियर है. इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर उन्होंने ईयर में दी अपनी थ्योरी दोनों ने. सात्विक क्या करो, बोलो एक बार फिर पता नहीं चला, वापस बोलो. सर उन दोनों ने सेम ईयर में दी थी अपनी अपनी थ्योरीज. इट वाज लाइक 1 साल का ओवरलैप था यहाँ पे, आगे पीछे था, बट वी टेक इट एज 1903 जहाँ पे पब्लिश होता है एंड में, उसको हम देखते हैं उस हिसाब से. सो 1903 इज द ईयर, यहाँ पे रिमेंबर. ठीक है. So this was my Saturn and Bovary and that was the work. अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं साइलेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी. इस फीचर के साइलेंट फीचर यहाँ पे क्या होता है हम यहाँ पे देखते हैं. अब यहाँ पे हम इन डायग्राम के थ्रू हम इसे देखते हैं और उसे हम फटाफट समझ लेते हैं. अब ये मैंने डायग्राम यहाँ पे इसलिए बना के रखे हुए हैं ताकि आपको ये जल्दी समझ आए. साइलेंट फीचर ऑफ दिस थ्योरी ऑफ माय क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस. पहला टर्म यहाँ पे क्या है? गैमेट्स फॉर्म द ब्रिज. ब्रिज बिटवीन व्हाट? बिटवीन टू जनरेशंस, और आई वुड से बिटवीन जनरेशंस. गैमेट फॉर्म्स द ब्रिज बिटवीन द जनरेशन. तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में जो आपका जो ब्रिज बनता है वो आपका गैमेट बनाता है. क्योंकि आप जानते हो कि गैमेट के थ्रू ही आपके सारे जीन्स और सारे क्रोमोसोम आपके जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन के अंदर. तो याद रखना एक जो इंपॉर्टेंट फीचर था इस थ्योरी का, वन ऑफ द फीचर ऑफ द थ्योरी वाज कि गैमेट्स फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द जनरेशंस. राइट. तो जो आपकी जनरेशंस होती है उनके बीच में जो ब्रिज बनाता है वो आपके गैमेट्स होते हैं. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. राइट. इसके पहले जो चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है वो आपको ये याद रखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है आपको यहाँ पे. क्रोमोसोम फिजिकली कैरी जीन्स. ये सबसे पहली आपकी स्टेटमेंट आएगी. आपके जो साइलेंट फीचर है उसमें सबसे पहला स्टेटमेंट आपको ये आएगा कि क्रोमोसोम्स ही फिजिकली आपकी जीन्स को कैरी करता है. इनके ऊपर बैठ के जीन जहां पे जाता है इनके ऊपर बैठ के जाता है. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सो दैट्स वन एंड देन यू हैव दिस वन, गैमेट्स फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द जनरेशंस. दैट्स द सेकंड वन. देन न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम. दैट्स द सेकंड थिंग उसने वहां पे बताई थी कि न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलते देखेंगे यहाँ पे क्रोमोसोम्स. राइट. बेसिकली सिर्फ इतना नहीं बताया था उसने, इसमें उसने थोड़ा डिटेल में बताया था. न्यूक्लियस में आपको मिलेगा देखने के लिए क्रोमोसोम और इन क्रोमोसोम के ऊपर मिलेंगे आपको देखने के लिए आपके जीन. These chromosomes are known to have a presence of a gene, जिनको हम उस टाइम पे याद करते थे as a factor. So that is something he said. You have nucleus के अंदर chromosome and within that you have the presence of the genes. That's one thing he said. ये आपका हो गया feature number 3. Feature number 4. Every chromosome has a definite role. Every chromosome will going to be having the definite role. इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके जो क्रोमोसोम होते हैं उनका कोई ना कोई वहां पे काम होता है और अगर किसी रीजन से अगर वो क्रोमोसोम वहां से निकल गया देन यू विल हैव अ डिसऑर्डर. सिंपल सी बात याद रखना, आपके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पास होते हैं. राइट. उनमें से अगर एक दो क्रोमोसोम चले गए या एक भी अगर चला गया या गायब हो गया देन यू विल हैव अ इशू ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. आपके अंदर वो फिजिकल फीचर्स के अंदर सिम्टम्स आपको दिख जाएंगे. लाइक द पर्सन विल सफर विद एनी काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. तो क्रोमोसोम्स तो उतने चाहिए ही चाहिए. अगर क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट भी अगर निकल गया ना, समझो क्रोमोसोम का एक छोटा सा हिस्सा अगर निकल गया तब भी आपको कोई ना कोई वहां पे डिसऑर्डर देखने के लिए मिल सकता है. याद रखना एवरी क्रोमोसोम हैज अ डेफिनाइट रोल और इसका रीजन क्यों है? बिकॉज ईच क्रोमोसोम विल हैव जीन्स. हर क्रोमोसोम के ऊपर आपको मिलेंगे देखने के लिए जीन्स. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कितने जीन्स आपको मिलते देखने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर. 30,000. 30,000. ठीक है. सो इतना तो पक्का है कि एक क्रोमोसोम पे एक जीन तो नहीं होगा. एक क्रोमोसोम पे यू विल फाइंड नंबर ऑफ जीन्स ओवर देयर. इतनी बार भी आप समझ सकते हो यार एक जीन एक क्रोमोसोम पे तो हो नहीं सकता, मल्टीपल जीन्स ओवर देयर.
राइट। और याद रखना, अगर आपका कोई क्रोमोसोम काम नहीं कर रहा है, अगर आपका कोई क्रोमोसोम लाइक डिलीट हो जाता है, देन द जीन इज नॉट वर्किंग ओवर देयर। अगर जीन आपका वहां से जा रहा है, देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न दैट यूजुअली हैव अ इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। सो एवरी क्रोमोसोम विल हैज अ डेफिनेट रोल, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। देन बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, ये भी आप समझ सकते हो, दोनों क्रोमोसोम और जीन्स दोनों के दोनों आपके पेयर में आते हैं, राइट। क्योंकि आपके क्रोमोसोम पेयर में होंगे और आप जानते हो कि हर एक जीन के 2 एलील होते हैं और दोनों आपके यहाँ पे पेयर में आएंगे हमेशा, ये तो समझ सकते हो। दैट्स अ वेरी सिंपल फीचर ओवर हियर। तो ये एक और फीचर था आपके थ्योरी का। देन गैमेट हैज वन ऑफ द 2 एलील्स। जब भी आप गैमेट बना रहे हो, जब भी आप यहाँ पे गैमेट बना रहे हो, याद रखना इसके अंदर आपको 2 में से 1 एलील आपको मिलेगा। समझो ये मेरा यहाँ पे प्लांट है, समझो ये मेरा यहाँ पे सेल है, इसमें से अगर गैमेट बन जाए तो एक गैमेट को मिल जाए मेरा यहाँ पे कैपिटल आर और दूसरे गैमेट को मेरा यहाँ पे मिला मेरा स्मॉल आर। सो अ सिंगल गैमेट विल ओनली गेट अ सिंगल एलील, सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन रिटन गैमेट हैज वन ऑफ द 2 एलील विद देम। 2 में से 1 एलील गैमेट में आपको मिलेगा। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस। अब ये जितना भी हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सब देखने का रीजन यहाँ पे ये है जस्ट टू मेक यू रियलाइज या मेक यू रिमेंबर वन थिंग, that genes are carried on my chromosomes. That's why we are seeing all those things again, like slowly. ठीक है? Now, paired condition of both chromosomes and genes is restored during the fertilization. इसको आप यहाँ पे समझ सकते हो। आपकी एक गैमेट है, या वो फीमेल गैमेट या वो मेल गैमेट, दोनों आपके करेंगे फ्यूज यहाँ पे। अब दोनों आपके यहाँ पे फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा? आपको बनेगा जाइगोट। आपके हेप्लॉइड जब होते हैं वो होते हैं आपके, जब आपके गैमेट जो होते हैं वो आपके होते हैं यहाँ पे हेप्लॉइड, और जब ये फ्यूज करते हैं यू गेट टू हैव अ जाइगोट व्हिच इज माय डिप्लॉइड। और क्योंकि आपको यहाँ पे मेरा जाइगोट डिप्लॉइड मिल रहा है तो याद रखिएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिस्टोर कर रहे हैं हमारा नॉर्मल पेड कंडीशन। जो इनिशियली जो आपकी पेड कंडीशन थी उसे आप रिस्टोर कर पाते हो ड्यूरिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट आफ्टर योर फर्टिलाइजेशन। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फीचर ऑफ माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस। सो इतना तुम्हें यहाँ पे समझना है, राइट। तो यहाँ पे हम फीचर्स को एक बार फिर देख लेते हैं। एक तो पहले आपका ये आ गया कि आप डिप्लॉइड कंडीशन आप रिस्टोर कर सकते हो आफ्टर माय फर्टिलाइजेशन, दैट्स वन थिंग। देन यू कैन हैव गैमेट हैज वन ऑफ द 2 एलील्स, ये एक और आपका फीचर है जो आपको सर्टन एंड बोवरी ने दिया था। बोथ क्रोमोसोम एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर, ये भी अंडरस्टैंडेबल है, ये भी काफी समझने वाली चीज है, सिंपल सी बात है। एवरी क्रोमोसोम हैज अ डेफिनेट रोल, हर एक क्रोमोसोम का एक काम होता है, उसके बगैर आपके बॉडी में आपको सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है बॉडी के ऊपर अगर वो ना हो तो। न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम आर नोन टू हैव अ जीन, ये उसने बताया था कि क्रोमोसोम तो होते ही है लेकिन उसके ऊपर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे जीन्स। एंड गैमेट्स फॉर्म द ब्रिज बिटवीन द जनरेशन, ये आपके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं ऑफ माय क्रोमोसोमल थ्योरी। दीज आर माय साइलेंट फीचर्स ऑफ माय क्रोमोसोमल थ्योरी। क्या आपको इतनी चीजें यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. Yes, sir. That is something you all have to initially remember. तो इतना पहले आपको इसके अंदर याद रखना है। Now, after this, अब हम यहाँ पे फटाफट अगर आपको इतना समझ आ रहा है then ये वाला चीज समझने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। Let's quickly have a look at one thing कि जीन्स और क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या सिमिलरिटी यहाँ पे होती है। एक दो सिमिलरिटी आप ही मुझे बता दो, एक दो सिमिलरिटी आप अपने से बता दो, क्या इन दोनों के अंदर सिमिलर होता है? तो ये पेयर्स Very में good. है। सर पेयर में होते हैं। Both are in pair. ठीक है, तो ये क्या सेग्रीगेट करते हैं? गैमेट बनाते समय Gamete. चले जाते हैं। हाँ, गैमेट फॉर्मेशन में both of them will be like getting segregated over there. इतना तुम ये कह सकते हो कि दोनों के दोनों ही both of them show your both the laws, law of segregation एंड लो and ना independent assortment and your और ट्रांसफर होते हैं। independent assortment. हाँ, ट्रांसफर तो इन्हें होना ही है। Both of them will get transferred from one generation to another generation. So, like you will find few similarities over here. Let's quickly have a look at them. Both gene and chromosome are transferred from one generation to next generation. That is something you have said. दोनों ही आपके ट्रांसफर किए जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर, सबसे सिंपल चीज। सेकंड, इन डिप्लॉइड सेल homologous chromosome occur in pair and gene also occur in your allelic pair. So homologous chromosome भी आपका पेयर में आता है और आपका जो जीन यहाँ पे होता है वो भी आपका पेयर में आता है, जो हमने वहां पे देख लिया था कि both of them will come in the
पेयर, तो ये आपका सेकंड ट्रेट यहाँ पे हो गया। देन ये वही ट्रेट को मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ आपको, क्रोमोसोम आपके यहाँ पे पैर में है, आपके जो जीन होते हैं वो आपके पैर में ही होते हैं, ये भी आपके पैर में ही है यहाँ पे। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। आफ्टर दैट यू विल गेट टू रियलाइज बोथ सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दोनों के दोनों आपके सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे दोनों के लिए आपके यहाँ पे रूल रहेगा, बोथ ऑफ देम विल फॉलो रूल ऑफ योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। बोथ क्रोमोसोम्स आर, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू शो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दैट्स व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। दे आर आल्सो गोइंग टू शो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बोथ जीन एंड क्रोमोसोम आर गोइंग टू शो द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये चीज है ना, ये लाइक ऐसी चीज जो लाइक यू अंडरस्टैंड नाउ, आई होप दिस इज समथिंग व्हिच इज क्लियर टू यू। इतना एक ही चीज जब मल्टीपल टाइम हम रिपीट कर चुके हैं तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। क्या ये इतना पार्ट सबको क्लियर है यहाँ पे? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. मुझे ये बताइए, ये जो मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको मिल रहा है क्रोमोसोम्स, इसको देख के यहाँ पे क्या लग रहा है कि इसका जो फिनोटाइप होगा क्या होगा इस प्लांट का? कैपिटल आर स्टैंड फॉर राउंड, कैपिटल वाई स्टैंड फॉर येलो, क्या होगा इसके अंदर? Rounded yellow. ठीक है, Round yellow, round and माय राउंड एंड येलो। और जो मेरा राइट हैंड साइड में है इसके अंदर क्या होगा? Wrinkled and green. राइट, wrinkled and green, ठीक है। बस मुझे आप एक चीज बता दो ताकि हम आगे बढ़ सकें, राइट, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस कि आपको मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग व्हाटएवर वी आर डूइंग राइट नाउ। सो अब मुझे बताइए आप, यहाँ से जो मेरे गैमेट बनेंगे, तो क्या गैमेट बनेगा हमारा यहाँ से? Capital R. कैपिटल वाई, ठीक है, राइट। बस 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 यही बनेगा, एक ही गैमेट बनेगा यहाँ से, कैपिटल आर कैपिटल आई, क्योंकि सब कैपिटल है यहाँ पे। और यहाँ से क्या बनेगा आपका? अब इसके, हाँ, अब इसके आगे कैसे होता है, क्या होता है, तुम सब जानते हो, मैं करा नहीं रहा, ठीक है। यू नो नाउ दे विल फ्यूज, और फ्यूज होने के बाद देन यू विल गेट टू हैव समथिंग लाइक योर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, तो मिलेगा। अब ये सब तुम जानते हो, ये सब मुझे कराने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। बट ये बस बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ दैट एवरी लॉ जो आपके जीन्स फॉलो कर रहे थे, वो सारे लॉ के क्रोमोसोम में यहाँ पे फॉलो करते हैं। इतना आपको इसके अंदर याद रखना है, दिस इज समथिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, इतना आपको याद रखना है इन टर्म्स ऑफ माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना, आपको जब यहाँ पे थ्योरी मिली, आपको जब ये वाली थ्योरी दी गई, थ्योरी आपको ये बता रही थी कि आपके जीन्स क्रोमोसोम पे कैरी करके जाते हैं, लेकिन इसको प्रूव अभी तक किया नहीं गया था, ठीक है। इस बात को समझो, इसको अभी तक प्रूव नहीं किया गया था दैट योर जीन्स एक्चुअली वहां पे है या उनका प्रेजेंस वहां पे है। दैट इज समथिंग वाज डन विद द हेल्प ऑफ टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन जो हमारे पास है यहाँ पे, याद रखना, टी.एच. मॉर्गन वाज नोन एज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के ये फादर थे, और इन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग किया इन टर्म्स ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स बाय डूइंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उनकी वजह से हमें काफी एग्जैक्टली पता चला कि आपके जीन्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे इनहेरिटेंस होता है, एंड हाउ यू फाइंड क्रॉसिंग ओवर हैपन, लिंकेज क्या होता है, वो सब इनके वजह से हमें पता चला था, जो हम आगे देखेंगे। बट इतना याद रखना पहले कि थॉमस मॉर्गन वाज कॉल्ड एज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होता है, देन आप बोलोगे आपका ग्रेगर मेंडल। बट अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, देन द आंसर शुड बी योर थॉमस मॉर्गन। दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, थॉमस मॉर्गन ने कौन सा फ्लाई यूज किया था? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई, बिल्कुल सही, दैट वाज माय फ्रूट फ्लाई, बिल्कुल सही, राइट, दैट वाज यूज्ड बाय माय थॉमस मॉर्गन। ओके, अब हम यहाँ पे समझते हैं कि फ्रूट फ्लाई यूज करने के फायदे क्या आते हैं। What were the advantages of using this model? बोलो। The short lifespan. Short life cycle, ठीक है। And easily available. easy to understand. Easy to understand भी जो कह रहा है वो भी सही बात है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ, Sir, less available. 4 क्रोमोसोम होते हैं इसके सही है। अंदर। We'll do one thing, we'll try to grow Drosophila. Let's do one thing, let's try to grow Drosophila. But I guess जब तक 4-5 दिन में कितने ग्रो कर पाएंगे? Let's try to do that. Okay, they are cheap to grow. They are cheap to breed or cheap to grow. Small in size. So easily available.
राइट। एक और चीज आता है यहाँ पे, वन मोर थिंग यू हैव टू नो ओवर हियर, दैट in a 2 weeks, right, you can form a new generation. So new generation is getting in every 2 weeks. In 2 weeks you can have new generation. मतलब काफी जल्दी बड़े होंगे, बेबी बड़े होंगे और फटाफट अपनी नई प्रोजीनी वो डाल देंगे 2 हफ्ते के अंदर. So in 2 weeks you can have a new generation. So ये भी यहाँ पे एक इसका फायदा होता है. ठीक है, अब याद रखना ये जो आपके जो फ्रूट फ्लाई है ये बेसिकली आपको मिलेंगे देखने के लिए नियर बाय द फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं, राइट. और ज्यादा अगर फल अगर आपका सड़ रहा होगा ना तो वहां पे तो आपको काफी कॉमनली आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे. यू नो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट ग्रोइंग फ्रूट फ्लाई, जब तुम इसे ग्रो करते हो ना तो एक तो ये जल्दी ग्रो करते हैं, तो हफ्ते 10 दिन के अंदर तुम्हारे जार के अंदर यू विल हैव लाइक थाउजेंड्स ऑफ फ्रूट फ्लाई. और काफी बार उसके अंदर म्यूटेशन होता है और वो म्यूटेशन तुम वैसे ही देख सकते हो. मतलब क्या होता है, जब फ्रूट फ्लाई ग्रो करते हैं रैपिडली, पॉपुलेशन जब उसका ग्रो करता है तो एट टाइम्स उनकी जो आई कलर होता है, आप देख रहे हो यहाँ पे आई उनका रहता है रेड. So red is a dominant allele, but sometimes when you grow them in a huge amount, you get to see a white color fruit fly. So that also happens. So fruit fly is one of the very like common, basic, simple model for genetics. So 2 हफ्ते में न्यू जनरेशन आपको मिल जाएगा, स्मॉल साइज है. हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, they have 4 pairs of chromosomes. ये बात याद रखना, they have 4 pairs of chromosomes. मतलब टोटल आपके यहाँ पे हो गए 8. ठीक है, टोटल आपके यहाँ पे हो गए 8. और एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि कम क्रोमोसोम का फायदा ये होता है कि आप जीन्स को ज्यादा अच्छे से आप समझ पाते हो. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द जीन्स वेरी इजीली इफ यू हैव लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम. सो ये किसका फायदा है, ये ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर सीन इन द दिस पर्टिकुलर मॉडल. वन मोर थिंग यू कैन नो, क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलेगा. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने के लिए मिलता है. कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है इसका मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि आप मेल और फीमेल को देख के अलग कर सकते हो. याद रखना, फीमेल्स आर गोइंग टू बी लार्जर ओवर हियर, फीमेल्स आर लार्जर देन मेल्स. तो यहाँ पे आप सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. फीमेल्स आपके यहाँ पे लार्ज होती है कंपेयर्ड टू द मेल्स. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू सी. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने शायद 11th ग्रेड में पढ़ा होगा, आपके क्रोमोसोम के आपके जो ड्रोसोफिला है उसका जो लार्वा होता है, उसका जो लार्वल स्टेज होता है, उसके लार्वल स्टेज पे आपको मिलेगा देखने के लिए एक क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम. क्या ये नाम सुना है आप लोगों ने, पॉलीटीन क्रोमोसोम? Yes. Yes, sir. No, sir. नहीं सुना तो सुन लो यहाँ पे होता क्या है. ये क्रोमोसोम मिलता है आपको देखने के लिए लार्वल स्टेज के अंदर. और लार्वल स्टेज में जो इसका स्लैवरी ग्लैंड होता है, याद रखना, लार्वल स्टेज पे विद इन द स्लैवरी ग्लैंड यू विल हैव दिस लार्ज क्रोमोसोम. स्लैवरी ग्लैंड के अंदर आपको एक लार्ज क्रोमोसोम मिलता है और उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम. पॉलीटीन क्रोमोसोम को लेके आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएगा नहीं, पर इतना आ सकता है कि आपको मिलता कहाँ पे. याद रखना, आपका जो ड्रोसोफिला का जो लार्वल स्टेज होगा उसके स्लैवरी ग्लैंड के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम व्हिच इज अ वेरी लार्ज क्रोमोसोम. अब क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि यार इस क्रोमोसोम का काम क्या होता है. तो आप एक चीज तो आपने देखी है कि आपको एक चीज मालूम है, जैसे बटरफ्लाई को आप देखोगे तो पहले वो कैटरपिलर होता है, देन इट टर्न्स इनटू योर प्यूपा एंड देन इट टर्न्स इनटू योर बटरफ्लाई, राइट. इसको हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस, जो आपने बच्चों में कभी ना कभी पढ़ा होगा. सेम चीज आपकी होती है टैडपोल के साथ. टैडपोल विल टर्न इनटू अ फ्रॉग, मतलब बिल्कुल एक अलग ही एनिमल होता है, देन इट टर्न्स इनटू अ फ्रॉग. So that is also my metamorphosis. तो ड्रोसोफिला के अंदर भी मेटामॉर्फोसिस होगा. एक आपका लार्वा होगा एंड देन लार्वा विल डेवलप इनटू अ फ्लाई जो उड़ सकता है. अब ये जो मेटामॉर्फोसिस होता है ये कराने के लिए ये क्रोमोसोम आपकी मदद करता है. सो क्रोमोसोम के अंदर होंगे कई सारे जीन एंड दोज जीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेटामॉर्फोसिस. तो ये चीज रखना, द जीन्स ओवर हियर आर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेटामॉर्फोसिस इन माय ड्रोसोफिला. क्या ये वाली बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Metamorphosis in larval stage आपका होगा बिकॉज ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम. और एक और चीज याद रखना कि अगर आप एडल्ट ड्रोसोफिला देखते हो ना तो उसमें ये नहीं होगा. एडल्ट ड्रोसोफिला के अंदर आपको पॉलीटीन क्रोमोसोम नहीं मिलता. जब तक लार्वा स्टेज के अंदर होता है तभी आपको मिलेगा, फिर आपको नहीं मिलेगा. तो ये भी आपको एक टर्म यहाँ पे याद रखना है. तो की पॉइंट्स यहाँ पे ये है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मुझे मिलेगा, फीमेल्स यहाँ पे वेरी लार्जर होंगी देन द मेल्स. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो.
पॉलीटेंट क्रोमोसोम दिख रहा है, देन 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये चीज वापस रिपीट होगी क्योंकि हम लोग इसके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। दे आर स्मॉल इन साइज, चीप टू ग्रो, ये सब तो सिंपल है। Within 2 weeks you can have new generation can be found over here. So that is also one thing you have to know. अगर इतना याद रख सकते हो तो एक और चीज यहाँ पे याद रख लो बिफोर वी रैप अप, कि आपके जो टी.एच. मॉर्गन था ना, इसको मिला था नोबेल प्राइज इन द ईयर 1933। याद रखना, इनको मिला था नोबेल प्राइज बिकॉज इनके वजह से आपकी जेनेटिक की एक फील्ड खुल गई थी जहां पे आप डिटेल में स्टडी कर पा रहे थे, इनहेरिटेंस को, लिंकेज को आप स्टडी कर पा रहे थे वहां पे। So his contribution to the field of genetics was very high, and that is why he was given a Nobel Prize in the year of 1933. So, सर आप नोबेल प्राइज के बारे में कुछ बता सकते क्या हो? कर सकते हैं? नोबेल प्राइज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, मतलब निकाल तो सकते हो, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। बता सकते हो? और मतलब तुम्हें ये जानना है कि नोबेल प्राइज मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब जानना है तुम्हें? यस सर। Yes, sir. ओह वाई, नाइस। 16-17 साल के बच्चे नोबेल प्राइज के इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, अच्छा, इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई विल लेट यू नो, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट आर द गाइडलाइंस टू गेट अ नोबेल प्राइज एंड आई विल लेट यू नो दैट। ठीक है, अच्छा, वो सब ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है? आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, This is something to remember। और उसके अलावा ये जो पूरा पिछले वाला जो स्लाइड है, दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करें हमारे लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटीज ऑफ जीन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ माय इनहेरिटेंस। अब इतना अगर आपको समझ आता है ना, तो आपको फिर क्रॉस करने में आगे आपको रहेगी आसानी। यू विल बी एबल टू डू लाइक ऑल द प्रोसेस लाइक इन अ इजी वे, राइट? और आई वुड से यू विल बी एबल टू डू देम एक बार हम चालू करेंगे तब, व्हेन वी स्टार्ट डूइंग द प्रोसेस। जो मॉर्गन के कई सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, तो हमें वो करने पड़ेंगे, तब यू विल गेट टू नो ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, इतना रखना कि ड्रोसोफिला का आई कलर यहाँ पे रेड होता है क्योंकि आपको आगे मिलेगा क्रॉस जिसमें उसका आई कलर होगा व्हाइट। सो व्हाइट इज अ रिसेसिव वन, रेड इज अ डोमिनेंट वन। इतना यहाँ पे याद रख लेना, राइट? Yes, सो sir. दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव डन। जो आज हमने किया उसमें चीजें जो थी आपको बेसिकली याद करने वाली यहाँ पे चीजें थी। बिफोर वी रैप अप द क्लास, मुझे आप बता सकते हो कि अगर मेरा फिनाइल क्यूटोयूरिया वाला जीन अगर काम नहीं कर रहा, तो मेरे बॉडी में मुझे क्या क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाएंगे? Mental retardation, Mental retardation, ठीक है, lack और of lack of pigment,